जो राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल हैं या राजस्थान के जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में संचालित एक कंप्यूटर की बुक है जो कक्षा 6 की है, जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। बुक का क्या नाम है? कंप्यूटर विज्ञान। उसका आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। कौन सा अध्याय 1 पढ़ेंगे? 1, जिसका नाम है कंप्यूटर का इतिहास। अध्याय का क्या नाम है? कंप्यूटर का इतिहास, जिसके आज 2 भागों के अंदर ये पूरा पाठ पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहले भाग के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास, जिसके अंदर अबेकस, पास्कल, चार्ल्स बेबे, आईबीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो कंप्यूटर का विकास का क्रम है, जिससे कंप्यूटर की 5 जनरेशन या 5 पीढ़ियों के अंदर विभाजित किया गया, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो बच्चों, अपनी क्लास 6 कंप्यूटर का जो विज्ञान की बुक है उसको ओपन करो और साथ साथ में पढ़ाई करते हैं। अध्याय 1 क्या नाम है? कंप्यूटर का इतिहास, टाइप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखो बच्चों, अब तक हमने क्या सीख लिया? तो पिछली कक्षाओं में हम कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, तुम्हारी बुक से पहले 1 से लेकर 5 तक भी कंप्यूटर की बुक है, तो उनमें कुछ जानकारी आप पहले प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से हैं, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, कंप्यूटर का क्या लाभ है, कंप्यूटर की क्या हानियां हैं। इस अध्याय में हम कंप्यूटर के इतिहास और उसकी पीढ़ियों तथा कंप्यूटर के प्रकार के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो इस चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, इसके अंदर हम केवल क्या जानकारी? कंप्यूटर का एक तो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कंप्यूटर का विकास होने में कई वर्ष लगे। एक मिनट को बच्चों, थोड़ा सा आधुनिक कंप्यूटर की प्रारंभिक अवधारणा सन 1940 के दशक में पूर्ण हुई। तो देखो बच्चों, जो आज हमारे सामने कंप्यूटर है वो एक ही दिन में नहीं आया, ठीक है ना। उसके विकास में बहुत सारे वर्ष लगे हैं, कई वर्ष लगे हैं। जो आप आधुनिक कंप्यूटर देखते हो, इसकी शुरुआती जो अवधारणा है, प्राथमिक रूप से जो शुरुआत है, वो कब हुई थी? 1940 के अंदर, दशक के अंदर, 1940 के दशक के अंदर शुरुआत हुई थी। यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ, और 1940 से ही हम कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी या पहली जनरेशन की शुरुआत कहते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। देखो बच्चों, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र के अंदर किसका उपयोग किया जा रहा है? कंप्यूटर का। हाँ, ये अलग बात है कि हर जगह कंप्यूटर का जो प्रकार है या उपयोग करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। इसीलिए इस आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है। इसीलिए बच्चों, इस 21वीं सदी है, तो इस जो वर्तमान में युग चल रहा है उसको हम किसका युग कहते हैं? कंप्यूटर का युग है। इसीलिए बच्चों, कंप्यूटर के बारे में जानकारी या कंप्यूटर के बारे में पढ़ना जरूरी है। आज किसी भी क्षेत्र के अंदर आप काम करोगे तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक है। अब है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, हम जानते हैं कि कंप्यूटर शुरुआत में आज जैसा नहीं था। देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई होगी तो जो हमें आज कंप्यूटर हम देख रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे जैसे समय बदलता गया, कंप्यूटर में भी विकास होता रहा। जैसे जैसे समय बदलता गया और कंप्यूटर के अंदर भी धीरे धीरे क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। कंप्यूटर का आधुनिक रूप तैयार हो गया, और इस प्रकार समय के साथ कंप्यूटर का क्या हो गया? जो आधुनिक रूप जिसे आप अभी देख रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो शुरुआत होती है अबेकस से। किससे होती है? अबेकस से। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व मतलब समझते हो बच्चों? ईसा के जन्म से 3000 पहले। तो ईसा के जन्म के बाद कितने हो गए? अभी कौन सा साल है? 2024। और इससे पहले कितने हो गए थे? करीबन 3000। तो ये करीबन 5000 साल पहले की बात करें।
एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा मन को, जो ये मोती दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? मन को, और तारों की सहायता से, ये बीच में क्या लगा रखे? तार की सहायता से एक उपकरण बनाया गया था। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां के लोगों ने आज से 3000 ईसा पूर्व जो मन को यानी मोती और तारों की सहायता से एक उपकरण बनाया। तारों की सहायता से क्या बनाया? एक उपकरण बनाया। वर्ष जो करीबन 300 ईसा पूर्व है, यानी करीबन करीबन आप मान सकते 2000 और 2624 वर्ष पूर्व है, जो चीन के लोग थे इसे क्या कहते थे? अबेकस कहते थे। चीन के लोग इस उपकरण को क्या कहते थे? अबेकस। क्या कहते थे? अबेकस कहकर पुकारते थे। वहीं जो जापान के लोग थे इसे क्या कहते थे? सोरोबान। तो आप याद रह जाएगा, चीन के लोग इस जो डिवाइस दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, इसको अबेकस के नाम से पुकारते थे, और जापान के लोग किसके नाम से पुकारते थे? सोरोबान के नाम से। याद रह जाएगा। तो बच्चों आपको क्या याद? एक तो ये जो अबेकस है ये कब कहाँ से मिला था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे वो इस उपकरण का इस्तेमाल करते थे। कब? लगभग 3000 ईसा पूर्व, मतलब 5024 साल पहले की बात कर रहे हैं। और 600 ईसा पूर्व जो चीन के लोग थे इसको अबेकस नाम से पुकारते थे, और जो जापान के लोग थे वो सोरोबान का करते थे। ये जानकर रुचिकर होगा कि बहुत से चीन के लोग आज भी व्यापारिक और लेन देन के कार्यों में अबेकस का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये जानना भी बहुत रोचक हो सकता है कि चीन के लोग आज कंप्यूटर का जो वर्तमान युग इसके होते हुए भी चीन के जो लोग हैं वो व्यापारी और लेन देन के कार्यों के अंदर आज भी किसका इस्तेमाल करते हैं? अबेकस का उपयोग करते हैं। और वहाँ पर हर साल इस अबेकस को लेकर कंपटीशन भी होता है। इसके अलावा बच्चों जब आप पहली दूसरी में पढ़ रहे थे तो जो प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनको गणना सिखाने के लिए अबेकस गणना यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो प्रारंभिक क्लास हैं वहां पर गणना का कार्य के लिए भी हम अबेकस का उपयोग करते हैं। अगला है पास्कलाइन। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। कैसा कैलकुलेटर बनाया था? यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जो दशमलव संख्या प्रणाली की जोड़ और घटाव कर सकता था। यानी उसने एक ऐसा यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था जो दशमलव संख्या है उसकी क्या कर सकता था? जोड़ और घटाव कर सकता। और उसी के नाम से इसको क्या कहते हैं? पास्कलाइन। कि इसका क्या नाम दिया? पास्कलाइन। याद रह जाएगा, नाम दिया गया। ये अनेक चक्रों, यानी इसके अंदर क्या लगे होते? छोटे छोटे व्हील लगे होते थे। क्या लगे होते? छोटे छोटे व्हील यानी चक्कर। गिरारियों यानी गेयर्स लगे हुए थे। बेलनों यानी सिलेंडर से निर्मित था। तो जो एक यांत्रिक कैलकुलेटर था इसके अंदर एक तो लगे हुए थे आपके चक्कर, गिरारियां और बेलनों से इस उपकरण को बनाया गया था। यह उपकरण वर्तमान में वाहनों में किलोमीटर मापने के ओडोमीटर की तरह कार्य करता है। तो बच्चों आज जो अपन वाहन चलाते हैं उसके अंदर जो किलोमीटर मापने के लिए जो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है वो पास्कलाइन कैलकुलेटर के सिद्धांत पर ही काम करता है। उसके बाद में कुछ समय के बाद जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुए थे गॉडफील्ड। क्या नाम था? गॉडफील्ड लीबनिज। वैज्ञानिक का याद नाम रह दिया, गॉडफील्ड लीबनिज ने पास्कलाइन के कुछ परिवर्तन किया। उन्होंने पास्कलाइन जो यांत्रिक कैलकुलेटर था उसमें कुछ बदलाव किया जिससे इसके द्वारा गणना, गुणा और भाग कर पाना संभव हो गया। तो स्टार्टिंग में ये केवल जोड़ और घटाव कर सकता था। तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे लेबनिज, उन्होंने क्या किया? उसमें कुछ बदलाव करने के पश्चात इसमें गुणा और भाग भी कर पाना संभव हो गया। अब अगला देखो, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज के द्वारा दी गई। जो हम आधुनिक कंप्यूटर देखते हैं उसका जो कंसेप्ट था, जो उसकी परिकल्पना थी, वो किसने की थी?
चार्ल्स बेबे ने। किसने की थी? चार्ल्स बेबे ने। इन्होंने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणक, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, के निर्माण का प्रयास किया। तो देखो बच्चों, इन्होंने 3 स्वचालित यांत्रिक गणकों, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, के निर्माण का प्रयास किया। इन्हें डिफरेंस इंजन, एक तो कौन सा था? डिफरेंस इंजन के नाम दिया गया। 1833 में एक और संगणक यंत्र का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक इंजन कहा गया। क्या क्या? एनालिटिकल इंजन कहा गया। एनालिटिकल इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जा सकता है। तो देखो बच्चों, जो एनालिटिकल इंजन था उसी को हम आज आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जा सकता है। तो एनालिटिकल इंजन है, इसी को ही हम सही अर्थों में क्या कहते हैं? आज के जो कंप्यूटर हैं उनका पूर्वज। चार्ल्स वेबे ने वो मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित है। ठीक है, ये गलत होगा, तो प्रतिपादित लिखा, सम्मिलित होगा शायद तक। मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए जिन पर आज के कंप्यूटर काम करते हैं। इसके डिजाइन में आज के कंप्यूटर जैसा केंद्रीय प्रोसेसिंग, संग्रहण एंड स्टोरेज या मेमोरी, आउटपुट डिवाइस आदि थे। जो आज के कंप्यूटर के अंदर आप देखते हो ना, प्रोसेसिंग, संग्रहण क्षेत्र, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, वो सब कुछ उसके अंदर शामिल किए गए थे। इन सभी योगदान के कारण आज चार्ल्स बेबे को, किसको? चार्ल्स बेबे को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। सन 1833 में अगस्टा एडा किंग नामक महिला ने चार्ल्स बेबेज का सहयोग किया। अगस्टा एडा किंग नाम की एक महिला थी जिन्होंने चार्ल्स बेबे को इस मशीन में कुछ सहयोग किया। इन्होंने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा था। इन्होंने क्या किया था? कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा था। इसी कारण 1980 में अमेरिका का जो रक्षा विभाग था ने एक प्रोग्रामिंग भाषा को उसके सम्मान में एडा नाम दिया। तो अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको एडा पुकारते हैं, तो वो एडा इस महिला के सम्मान के लिए इसको उस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम दिया। अगला है आईबीएम। तो देखो 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो भौतिक वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था हार्वर्ड एकेन, ने आईबीएम, जो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो दुनिया की पहली और वर्तमान में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली क्या है? कंपनी है। आईबीएम क्या है? दुनिया की पहली और वर्तमान में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली क्या है? कंपनी है। ठीक है, और इस कंपनी के सहयोग से एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या था? मार्क 1। इसकी सहयोग से मार्क 1 नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो बच्चों ध्यान रखना, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1 था। किसने बनाया था? हार्वर्ड एकेन ने। किसके सहयोग से? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के सहयोग से। यह मात्र 5 सेकंड के अंदर 2 10 अंकीय संख्याओं की गुणा कर सकता था, जो उस समय के लिए क्या था? एक रिकॉर्ड था। उस समय की दृष्टि से देखा था तो ये एक तरह का क्या था? रिकॉर्ड था। इसमें 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को संग्रहण किया जा सकता था। वर्तमान में कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा सन 1900 कब हुई थी? 1940 के दशक, ठीक बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग ये दशक में पूर्ण हुई, और यहीं से कंप्यूटर की क्या शुरू होती है? प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ। इस अध्याय में हम आगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब है कंप्यूटर का विकास क्रम। कंप्यूटर का विकास क्रम देखो बच्चों, कंप्यूटर
कि अब तक के विकास क्रम को कितने पीढ़ियों के अंदर डिवाइड किया गया है? 5 पीढ़ियों के अंदर। कितने पीढ़ियों के अंदर डिवाइड किया गया? 5, जिसे हम जनरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरेशन में विभक्त किया गया है। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया? अब ध्यान आप बच्चों इस आगे के जितने में पीढ़ियां, उसमें एक ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई वैसे वैसे ध्यान रखना उसका आकार, कीमत और विद्युत उपयोग की क्षमता घटती गई। यानी उसका आकार कम होता गया, कीमत कम होती गई और विद्युत उपयोग की जो क्षमता है वो भी घटती गई। लेकिन और क्या हुआ? जो कार्य करने की गति है वो समय के साथ बढ़ती गई। तो देखो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसको कब मानते हैं? 1942 से 1955 के बीच के जो कंप्यूटर थे उसको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। और जो द्वितीय पीढ़ी है वो है 1955 से 64 के बीच में जो कंप्यूटर है उसको द्वितीय पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन कहते हैं। जो थर्ड जनरेशन है जिसे तृतीय पीढ़ी कहते हैं वो कब थी? 1964 से 1975 के बीच में। जो चतुर्थ पीढ़ी, जो फोर्थ जनरेशन है वो है 1975 से 89 के बीच में। और जो पांचवी पीढ़ी है वो 89 से वर्तमान तक। अब बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखना, जैसे ये वर्ष दे रखे हैं तो कई किताबों के अंदर थोड़े बहुत 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो उदयपुर है वहां से शोध संस्थान, वहां से जो अभी वर्तमान में है राजस्थान के अंदर यही सन दे रखे हैं, तो आपको इसके अनुसार पढ़ाई करनी है। लेकिन कुछ किताबों के अंदर इसमें 1 या 2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, कौन सी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर? देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना, भंडारण और नियंत्रण आदि के उद्देश्य से किया जाता था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसका उपयोग आपको गणना करनी हो, कुछ डाटा स्टोर करना हो, नियंत्रण आदि के उद्देश्य से किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब। ये बच्चों ध्यान रखनी है कि पहली पीढ़ी के अंदर गणना करने किसका इस्तेमाल होता? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब क्या थी? आकार में बड़ी थी। वैक्यूम ट्यूब कैसी थी? आकार में बड़ी। अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार भी क्या था? बहुत बड़ा था। अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार क्या था? बहुत बड़ा था। जो इसके कार्य करने की गति थी वो कैसी थी? धीमी थी। इसमें कार्य करने की गति कैसी थी? धीमे थी। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए किसका इस्तेमाल होता था? पंच कार्ड का। किसका इस्तेमाल होता था? पंच कार्ड का। तो पंच कार्ड क्या होता है बच्चों? बड़ी बड़ी लोहे की पट्टियां होती हैं जिसे आप आयताकार कहते हैं, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल होता था। अब जो आप वर्तमान कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हो ना, उसकी जगह किसका इस्तेमाल होता था? पंच कार्ड का। आंतरिक मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। जो आंतरिक इंटरनल स्टोरेज थी, डाटा स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? मैग्नेटिक ड्रम। याद रह जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक ड्रम प्रयुक्त होता था। ये इतने भारी और बड़े थे कि उन्हें एक कमरे की आवश्यकता होती थी। और ये कंप्यूटर इतने बड़े थे कि इसको रखने के लिए हमें एक पूरे कमरे की क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। और ये अधिक बिजली क्या करते थे? खपत करते थे। तो उस समय के कुछ कंप्यूटर थे एनिक, एडवेक, यूनिविक, ईटीसी, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक हमें ध्यान रखना, इस प्रथम पीढ़ी की जो शुरुआत की थी 42 से लेकर 55 के बीच में थी। किसका इस्तेमाल होता? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इनपुट आउटपुट के लिए किसका इस्तेमाल होता? पंच कार्ड का। और इंटरनल मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता था मैग्नेटिक ड्रम का। इसके अलावा जो आकार है, काम है, तो ये आपको फिक्स है कि जैसे जब पीढ़ी बढ़ती गई उसके आकार में कमी आती गई, लागत में भी कमी आती गई और कार्य करने की गति बढ़ती गई। ये देखो, ये बच्चों किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी के। अगला देखो द्वितीय पीढ़ी, जिसको हम कहते हैं 1955 से 64 के बीच में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका इस्तेमाल होता था? ट्रांजिस्टर का। तो ये बच्चों नाम याद रखना कि पहली पीढ़ी के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब थी उसके स्थान पर इसमें किसका इस्तेमाल होता था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? छोटा। और साथ ही अधिक तापमान की समस्या का बहुत हद तक कम हो गया था। क्योंकि जब बच्चों जैसे वैक्यूम ट्यूब थी वो जलने पर क्या हीट उत्पन्न, गर्मी पैदा करती थी, लेकिन इसकी समस्या को काफी हद तक जो ट्रांजिस्टर थे उन्होंने कम कर दिया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग अधिक भंडारण और तीव्र गति के स्थान पर कार्य करना संभव हो गया। ट्रांजिस्टर से
एक तो क्या हो गया, जो भंडारण क्षमता बढ़ गई और कंप्यूटर के जो कार्य करने की गति है वो क्या हो गई, फास्ट हो गई। इसमें कंप्यूटर की कीमत भी कम हो गई थी। उस समय के कुछ कंप्यूटर थे जैसे सीडीसी 3600, IBM 1400 सीरीज और IBM 70 सीरीज। ठीक है, तो ये बच्चों है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। अब बात करते हैं तृतीय या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, 64 से लेकर 75 के बीच में। देखो बच्चों, तीसरी पीढ़ी के दौरान ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत सर्किट, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट किसके स्थान पर, ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी भी कहा जाता है, का उपयोग किया गया। तो बच्चों ध्यान रखना, तीसरी पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल होता था, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत सर्किट। आईसी को सिलिकॉन से बनाया गया था। आईसी किससे बनी होती थी, सिलिकॉन की बनी होती थी। इस सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। आईसी सिलिकॉन के एक पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर बने होते हैं। तो एक आईसी के छोटे से टुकड़े के ऊपर कई सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर उस टुकड़े के ऊपर समाहित होते हैं। आईसी के उपयोग से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, तीव्र गति होगी, अधिक मेमोरी बढ़ गई थी और कीमत में क्या आ गई, कमी आ गई। साथ ही इनकी जो विश्वसनीयता भी और अधिक बढ़ गई थी। उस समय के थर्ड जनरेशन कुछ कंप्यूटर थे जिसमें IBM 360 है, IBM 370 है, PDA 11 आदि। ये देखो ये कौन सी, ये लगी है चिप, ये रहा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आता है चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, कब, 75 से 89 के बीच में थी। इस पीढ़ी में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ, ठीक है, जिसको वो कहते हैं VLSI, ये C भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC। ठीक है, किसका इस्तेमाल था, जो आईसी थी इसका विकसित रूप था, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयुक्त हुई। VLSI में एक सिलिकॉन की क्या लगी होती थी, चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर, पहले हजारों थे, अब इसमें क्या लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते थे। इस सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चिप इतनी छोटी थी तो इसका एक दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। सिलिकॉन चिप को हम किस नाम से, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थी VLSI, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। माइक्रोचिप का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो ये माइक्रोचिप थी, इसको उपयोग करने वाले जो कंप्यूटर थे उनको क्या नाम दे दिया गया, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इस पीढ़ी में बड़ी क्षमता वाले और छोटे आकार के कंप्यूटर उपलब्ध करवाए। तो इस पीढ़ी ने क्या है, बहुत अधिक क्षमता वाले और छोटे आकार के कंप्यूटर उपलब्ध करवाए। वर्तमान में उपयोग आने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप टेबल के ऊपर रखकर चलाते हो, वो इसी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो इसमें विशेषता एक तो है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी जैसी तकनीक ने इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल बना दिया। तो ये कुछ विशेष, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो ये कुछ इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी ने इस तकनीक ने उसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल बना दिया। तो ये देखो बच्चों, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। अब है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में, पहली बात है कि ये कंप्यूटर हाल फिलहाल विकास की अवस्था में है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो पांचवी पीढ़ी है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किसका इस्तेमाल किया था, कृत्रिम बुद्धि, जिसे हम कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। यह कंप्यूटर को मनुष्य की तरह व्यवहार करने का सामर्थ्य देता है। तो ये क्या करेगा कि कंप्यूटर को मनुष्य की तरह व्यवहार करने का सामर्थ्य देता है,
5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में गति सबसे अधिक, आकार सबसे छोटा, जिससे इनके उपयोग का क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ेगा। जो आने वाला समय है जिसके अंदर कंप्यूटर किसके अंदर एकदम पूर्ण रूप से किसमें समाहित हो जाएगा, मोबाइल के अंदर, क्योंकि इसका आकार दिनों दिन यानी प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। तो ये कौन से, ये संभावित 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो बच्चों हम जो कंप्यूटर जो आगे के हैं, जो इसके कंप्यूटर के प्रकार हैं, उसका डिस्कशन हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई। नेक्स्ट टाइम जब भी बैठो तो अपने जो क्लास 6 है उसकी बुक को साथ में लेकर बैठो और साथ साथ में पढ़ाई करो। और जो मैं टॉपिक बार बार रिपीट करता हूँ उसके नीचे क्या कर लो, लाइन लगा दो, जिसे याद करने में क्या हो, आसानी हो। धन्यवाद।